नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी की। और अब तक हम पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर में हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। दूसरे लेक्चर में हमने पूरे हिमालय पर्वत के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि हिमालय के कितने भाग हैं, और इन सारे फीचर्स को हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हमें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कस करना है, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में डिस्कस करना है। प्रायद्वीपीय पठार एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के अंदर बहुत सारे अलग अलग ज्योग्राफिकल फीचर्स आते हैं, अलग अलग भू आकृतियां आती हैं। जैसे प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही हम सेंट्रल हाईलैंड के बारे में बात करते हैं, मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की बात करते हैं, छोटा नागपुर प्लेटू की बात करते हैं, कार्बी एबलॉन्ग पठार, गारो खासी, जैंतिया, कछार हिल्स, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन हम प्रायद्वीपीय पठार के अंदर पेनिनसुलर प्लेटू के तहत करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रायद्वीपीय पठार को। 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का ये अगला पार्ट है, इसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्त कि चार्जेस की हम बात करें तो दोस्त 1 साल का कोर्स 6300 का है, जबकि 2 साल का कोर्स 7560 रुपए का है। आप 2 साल के कोर्स को प्रेफर करें, क्योंकि अभी इस पर डिस्काउंट है, ह्यूज डिस्काउंट है। तो 2 साल का कोर्स आपको 7560 रुपए में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद एमपीपीएससी एंड व्यापम का ही गोल सिलेक्ट करें, और प्लीज़ रिमेंबर माय कोड SG लाइव तब आप लिखें और उसको अप्लाई करें, तब आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की। तो पिछली अब तक हम जो पढ़ चुके हैं, तो अब तक हमने हिमालय की बात कर ली है, हमने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को समझ लिया है। तो आज की थ्योरी में हम बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार की, हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेटू की। अब 2 मिनट यहाँ पर कुछ बातें दोस्त हम डिस्कस कर लें कि ये भारत है, और भारत का ये जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। 3 साइड से आपको वाटर बॉडी से घिरा हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल का इलाका मिलेगा, बंगाल की खाड़ी का इलाका मिलेगा। यहाँ आपको अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर का इलाका मिलेगा। यहाँ इंडियन ओशन का इलाका मिलेगा, हिंद महासागर का इलाका मिलेगा। और कोई भी स्थान या कोई भी भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, जो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, उसे हम प्रायद्वीप का नाम देते हैं, उसे हम पेनिनसुला का नाम देते हैं। तो भारत का ये जो क्षेत्र है, जो आपको त्रिभुजाकार भारत का ये क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा, इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है, इसे पेनिनसुलर प्लेटू कहा जाता है। अब इसके बारे में आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो एक तो कहानी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, आखिरकार प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, हम इसके निर्माण को डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद हम इसका वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे, इसके वर्गीकरण को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। द पेनिनसुलर प्लेटू इज अ टेबल लैंड। यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। एक एक सेंटेंस आपको समझा देंगे, बिल्कुल 2 मिनट धैर्य रखेंगे। इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमास, जो गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना था। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड डिफरिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। पुरानी क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित शैलों से बना है, कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। पहले हम इसको मैप में देखेंगे, फिर ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो भाग आपको यहाँ दिख रहा है, ये अरावली की पहाड़ियाँ, ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये छोटा नागपुर, ये गारो खासी, जैंतिया, तो ये पूरा भाग जो है दोस्त, ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग आपका ये उत्तर का मैदान है। यहाँ पर इस इलाके में अगर आप देखें तो ये जो पूरा भाग है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार के तहत आता है, ये भाग पेनिनसुलर प्लेटू के तहत आता है।
इतना पार्ट इंडिया का आपको प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू के तहत दिखेगा, जहां पर यह अरावली की पहाड़ी है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, यहाँ गारो खासी जयंतिया है, ये पूरा पार्ट पेनिनसुलर प्लेटू में आता है। मैप पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, पहले कुछ इन बातों को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन हमें यह समझना है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इट इज द पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास गोंडवाना लैंड। तो दोस्त, आपको याद होगा हमने अभी डिस्कस किया था कि सबसे पहले एक विशाल महाद्वीप हुआ करता था, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। उस महान महाद्वीप का नाम क्या था? पेंजिया था। फिर पेंजिया को हमने डिस्कस किया था कि ये पेंजिया फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आगे जाकर के ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जो उत्तरी हिस्सा है, जो नदर्न साइड है, उस नदर्न साइड को हम क्या बोलेंगे? तो उस उत्तरी हिस्से को हमने नाम दिया था अंगारा लैंड, या इसी को हमने क्या नाम दिया था? इसी को हमने नाम दिया था लॉरेशिया। क्या नाम दिया था? इसी को हमने नाम दिया था लॉरेशिया या अंगारा लैंड नाम दिया था। और जो इसका दक्षिणी हिस्सा था, जो सदर्न पार्ट था, उसको हमने क्या नाम दिया था? तो उसे हमने गोंडवाना नाम दिया था। क्या नाम दिया था? गोंडवाना भूमि नाम दिया था, गोंडवाना लैंड हमने उसको नाम दिया था। तो ये बात तो हम जानते हैं कि सर हमने उत्तरी हिस्से को अंगारा भूमि नाम दिया था और जो दक्षिणी हिस्सा है उसे गोंडवाना भूमि नाम दिया था। और वहीं पर हमने एक बात और डिस्कस की थी कि इसी गोंडवाना भूमि में से कौन सा पार्ट निकला था? तो इसी गोंडवाना भूमि में से भारत की प्लेट निकली थी, जिसे हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। तो जो भारत का हिस्सा है वो भी इसी गोंडवाना भूमि से टूटकर निकला था। तो जब भारत का हिस्सा इस गोंडवाना भूमि से निकला है, समझिएगा ध्यान से कि भारत का हिस्सा इस गोंडवाना भूमि से निकला है, और भारत का यही हिस्सा तो प्रायद्वीपीय पठार है, यही हिस्सा तो पेनिनसुलर प्लेटू है। इसी कारण से क्या कहा जाता है कि चूंकि प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि से निकला है, दस द पेनिनसुलर प्लेटू केम आउट फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार को क्या कहा जा रहा है? प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा कहा जा रहा है। इसे कहा जा रहा है ओल्डेस्ट लैंड मास। इट इज अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास। तो चलो सर, ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि यह अपवाह के कारण बना है। जो गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बना है, एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, इसको और समझते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो पहली बात तो हमें यह पता पड़ गई कि सर यहाँ पर एक गोंडवाना भूमि थी, इस गोंडवाना भूमि से टूट करके हमारा भारत निकला। अच्छा, इसको थोड़ा समझने के लिए हम बांट लेते हैं कि ये जो इलाका था पहले मकर रेखा के पास था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास था। ये 0 डिग्री की लाइन है, और यहाँ पर हमें कर्क रेखा देखने के लिए मिलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने के लिए मिलती है। आज हमारा भारत कहाँ पर है? तो आज हमारा भारत यहाँ पर आता है, हम सभी जानते हैं, और एक समय ये मकर रेखा के पास था। तो हुआ ये दोस्त कि जब गोंडवाना भूमि से ये हिस्सा टूट करके निकला और लगातार इसने गति की, लगातार इसने मूवमेंट किया, और गति करते करते, और जो गति हम जानते हैं 16 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से लेकर के 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक की गति की है, 16 सेंटीमीटर पर ईयर टू 5 सेंटीमीटर पर ईयर तक का मूवमेंट रहा है। तो यहां से गति करते करते, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से गति करते करते कहां तक पहुंच गया? कर्क रेखा तक पहुंच गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक ये पहुंच गया। क्लियर? अब बात समझिएगा। अब हुआ ये दोस्त कि जब ये पार्ट यहाँ से गति कर रहा था, तो जब ये पार्ट ऊपर की ओर आ रहा था, तो उसी समय पर बहुत सारे ज्वालामुखी आए। उसी समय पर यहाँ पर क्या आए? बहुत सारे ज्वालामुखी आए, और लगातार इस क्षेत्र में ज्वालामुखी आते रहे। लगातार इस क्षेत्र में क्या आते रहे? ज्वालामुखी आते रहे। तो सर हमें ये पता पड़ा कि जब ये भाग, भारतीय भूभाग गोंडवाना भूमि से अलग होके ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर आ रहा था, तब गोंडवाना भूमि में बहुत सारे भूकंप आए, या भारतीय भूभाग में बहुत सारे भूकंप आए, बहुत सारे ज्वालामुखी आए, माफ करें, बहुत सारे वोल्केनो आए। अब इन ज्वालामुखी से क्या हुआ? इस पार्ट में लगातार ज्वालामुखी आते रहे, इस पार्ट में क्या आते रहे? लगातार ज्वालामुखी आते रहे, इस पार्ट में लगातार वोल्केनो आते रहे। तो वोल्केनो आने की वजह से क्या हुआ? यहां पर लावा निकला।
लावा निकला साहब, ठीक है, लावा निकला। और इसी लावा के जमने के कारण, इसी लावा के जमने के कारण किसका निर्माण हुआ? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसी लावा के सॉलिडिफिकेशन के कारण पेनिनसुलर प्लेटू का निर्माण हुआ। अब एक बात दोस्त आप ही मुझे बताइए कि अगर किसी भी क्षेत्र का निर्माण लावा के जमने से हो रहा है, और अगर आपको पुराने लेक्चर याद है 7th क्लास में हमने 3 काइंड्स ऑफ रॉक पढ़े थे, चट्टानों के 3 प्रकार पढ़े थे 7th क्लास की एनसीईआरटी में। तो वहां पर हमने डिस्कस किया था कि जब भी एक ज्वालामुखी विस्फोट होता है और उसके विस्फोट से जो लावा निकलता है और लावा के सॉलिडिफिकेशन से जो चट्टान बनती है, तो वो कौन सी चट्टान कहलाती है? वो आग्नेय चट्टान कहलाती है। कौन सी चट्टान कहलाती है? आग्नेय चट्टान कहलाती है, इग्नियस रॉक कहलाती है, इग्नियस रॉक कहलाती है। तो अब हम यहाँ पर एक कॉमन सेंस से बात निकाल सकते हैं कि चूंकि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण, चूंकि पेनिनसुलर इंडिया किससे बना है? पेनिनसुलर इंडिया का फॉर्मेशन भी लावा की वजह से हुआ है। तो अगर लावा की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है, दस इट इज नेचुरल कि यहाँ पर कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ पर कौन सी रॉक पाई जाएंगी? तो आप आंसर करेंगे सर यहाँ पर भी आग्नेय चट्टानें पाई जाएंगी, यहाँ पर भी इग्नियस रॉक पाई जाएगी। क्लियर? इग्नियस रॉक यहाँ पर पाई जाएगी, इग्नियस रॉक यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये जो आपको दिख रहा है आग्नेय चट्टान। अब चूंकि आग्नेय चट्टान यहां पर थी, लेकिन ये करोड़ों साल की घटना है, ये मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम पीरियड हो गया कि नहीं हुआ? 71 मिलियन ईयर से कहानी स्टार्ट हुई थी, तो लगभग 6 से 7 करोड़ साल पुरानी कहानी है। तो इस इतने बड़े टाइम पीरियड में क्या हुआ? इन आग्नेय चट्टानों का रूप परिवर्तित हो गया, ठीक है, इनमें चेंजेस आ गए। तो आग्नेय के साथ साथ यहां पर आपको रूपांतरित चट्टानें भी मिलती हैं, इग्नियस के साथ साथ आपको यहां पर मेटामॉर्फिक रॉक्स भी मिलती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है आखिरी कि पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। एक और पॉइंट समझ लीजिए, फिर ये कहानी क्लियर हो जाएगी। अब क्या होता है दोस्त, आगे जाकर के हम ये बात पढ़ेंगे कि ये जो लावा होता है, लावा 2 प्रकार का होता है। एक होता है अम्लीय लावा और एक होता है क्षारीय लावा, एसिडिक लावा और बेसिक लावा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो ज्वालामुखी विस्फोट हुए और इनसे जो लावा निकला, वो लावा कौन सा लावा था? तो वो बेसिक लावा था। बेसिक या जिसको बेसाल्टिक भी कहा जाता है, बेसाल्टिक लावा भी कहा जाता है। और इस बेसाल्टिक लावा का जब अपक्षय हुआ, जब इस बेसाल्टिक लावा का इरोजन हुआ, तो इसके इरोजन से एक मिट्टी का निर्माण हुआ, एक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, और उस मिट्टी को काली मिट्टी कहा गया। कौन सी मिट्टी कहा गया? उस मिट्टी को काली मिट्टी कहा गया, ब्लैक सॉइल कहा गया। और ब्लैक सॉइल वाले इस एरिया को नाम दिया गया दक्कन ट्रैप। क्या नाम दिया गया? दक्कन ट्रैप नाम दिया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा कि दक्कन ट्रैप का कंसेप्ट भी यहीं से निकल करके आया है। एक बार पूरी कहानी को रिवाइज करते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमने ये देखा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है, वो ओल्डेस्ट लैंड मास गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। जब गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भारत का ये हिस्सा टूटा, जब गोंडवाना लैंड से पेनिनसुलर इंडिया का ये पार्ट सेपरेट हुआ और सेपरेट होके उसने नॉर्थ की ओर चलना स्टार्ट किया, उत्तर की ओर उसने बढ़ना स्टार्ट किया। जब वो उत्तर की ओर लगातार चल रहा था तो उसमें लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे, लगातार उसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही थी। इन वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ? इन वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से लावा लगातार निकलता रहा और लावा के जमने से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ, पेनिनसुलर प्लेटू का निर्माण हुआ। अब चूंकि लावा से इस पठार का निर्माण हुआ था, तो लावा से जब कोई चट्टान बनती है तो उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। लेकिन टाइम पीरियड 6 से 7 करोड़ सालों का टाइम पीरियड है, 6 से 7 करोड़ सालों की जर्नी हुई है। तो इस जर्नी में क्या हुआ कि जो आग्नेय चट्टान है, वो कुछ आग्नेय चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक भी बन गई, रूपांतरित चट्टानें भी बन गई। तो इसलिए ये लाइन कही जाती है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो प्राचीनतम है, मतलब कि वो ओल्डेस्ट लैंड मास है। दूसरा,
इसमें आपको आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें मिलेंगी, इसमें आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगी। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब इसके मैप पर एक बार ध्यान डाल लेते हैं। तो देखो मैप में अगर आप उत्तरी सीमा की बात करोगे तो इसकी उत्तरी सीमा अरावली पर्वत के द्वारा तय की जाती है। ये जो अरावली माउंटेन है, ये अरावली जो दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, तो अरावली पर्वत इसकी सीमा को निर्धारित करता है। अरावली के बाद यहाँ पर आप देखें तो लगातार आपको एक और पहाड़ देखने के लिए मिलेगा, यह एक पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसे हम वेस्टर्न घाट का नाम देते हैं। जिसे हम क्या नाम देते हैं? वेस्टर्न घाट का नाम देते हैं। तो ये आपको इसकी पश्चिमी सीमा, वेस्टर्न आपको इसका साइड दिख जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखें एक और पर्वत श्रृंखला आपको देखने के लिए मिलेगी और इसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं, जो इसकी पूर्वी सीमा को तय करता है। फिर इसी पूर्वी सीमा का और विस्तार आपको देखने मिलेगा यहाँ गारो, खासी, जैंतिया, और यहीं पर शिलोंग का पठार है, शिलोंग प्लेटू है, जिसे कार्बी एबलोंग प्लेटू भी कहा जाता है, वो भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और छोटा नागपुर वाला पार्ट भी यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये इसकी बाउंड्रीज हैं। अब इसके अंदर आप देख लीजिए, विंध्याचल भी आपको मिल जाएगा देखने, सतपुड़ा भी मिल जाएगा, बहुत सारी नदियाँ, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सारी बड़ी बड़ी नदियां भी आपको प्रायद्वीपीय पठार में पेनिनसुलर प्लेटू में देखने के लिए मिल जाएंगी। सो आई विश एक छोटा सा आइडिया क्लियर हुआ होगा कि प्रायद्वीपीय पठार क्या है। दूसरी बात, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसमें कौन सी चट्टानें, रॉक्स पाई जाती हैं, और इसका एक बेसिक मैप दिमाग में क्लियर हो गया होगा। अगर इस मैप को मैं हटा भी दूँ तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये भारत का मैप है। यहाँ वेस्टर्न घाट है, इस साइड ईस्टर्न घाट है, यहाँ पर अरावली पहाड़ियाँ हैं, यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ कार्बी एबलोंग या गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं, बीच में विंध्य श्रृंखला है, बीच में नर्मदा नदी बह रही है, फिर सतपुड़ा घाटी है, फिर ताप्ती नदी बह रही है, फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, यहाँ पर महानदी। तो ये एक बेसिक हमारे दिमाग में मैप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। अब हमें प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण समझना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू समझना है, जो इस एनसीईआरटी में दिया गया है। याद रखें कि ये जो क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं, एज इट इज वही क्लासिफिकेशन है जो 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, समझते हैं यहाँ पर चीजों को। तो 2 भागों में इसे बांटा गया है, एक है मध्य उच्च भूमि, एक है सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा इसका हिस्सा है दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो 2 भागों में पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय पठार को आप बांट सकते हैं। आप 2 पार्ट में पूरे के पूरे पेनिनसुलर प्लेटू को डिवाइड कर सकते हैं, मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड, और दूसरा पार्ट हो जाएगा दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू। आइए उसको और समझते हैं। फिर जो मध्य उच्च भूमि है उसे फर्दर आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उसे 4 दूसरे भागों में भी आप बांट सकते हैं। जैसे मालवा का पठार, मालवा प्लेटू हो जाएगा, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड का पठार, बघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेटू। दक्कन के पठार को भी आप 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? मेघालय का कार्बी एबलोंग पठार, जिसे शिलोंग का पठार भी कहा जाता है, मेघालय कार्बी एबलोंग प्लेटू। उत्तर कछार पहाड़ी, नॉर्थ कछार हिल्स, गारो, खासी तथा जैंतिया की पहाड़ियां, गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और डेक्कन ट्रैप, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड डेक्कन ट्रैप। तो ये बहुत ध्यान से आप इसको देखिए और आप ये देखिए कि ये सारी चीजें प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। कई बार जब हम वनडे एग्जामिनेशन में जाते हैं तो सीधा सवाल भी कई बार आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है या नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ और नॉट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। सो यू हैव टू रिमेंबर कि प्रायद्वीपीय पठार को हम 2 भागों में पहले तो बांट सकते हैं, एक मध्य उच्च भूमि सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा दक्कन का पठार डेक्कन प्लेटू। फर्दर जो सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य उच्च भूमि है, उसे आप 4 पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। देन एट द अदर हैंड जो
दक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है, उसे भी आप 6 दूसरे भागों में बांट सकते हैं, जिसमें कार्बी एब्लोंग प्लेटू आता है, उत्तर कछार पहाड़ी आती है, गारो खासी और जैंतिया आता है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और दक्कन ट्रैप आता है। अब इन सब चीज़ों को हम मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम मध्य उच्च भूमि की बात करते हैं। तो ये देखिए मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ये 3 चीज़ें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये जो 3 इलाके आपको दिख रहे हैं, ये मालवा प्लेटू, ये बुंदेलखंड का पठार और ये आपका बघेलखंड का पठार, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको छोटा नागपुर का पठार दिख जाएगा। तो ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट किस में आ गया साहब? इतना पार्ट हमारा मध्य उच्च भूमि में आ गया। क्या क्या याद रखना है? मालवा का पठार, ये बुंदेलखंड का पठार, ये बघेलखंड का पठार और यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार। तो ये 4 पार्ट आप मैप में ध्यान से देख लीजिए। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर, ये चारों पार्ट किस में आएंगे? तो आंसर करेंगे मध्य उच्च भूमि में आएंगे, सेंट्रल हाईलैंड में ये चारों पार्ट आएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है। उसके बाद हम दक्कन के पठार की बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या आ रहा है? तो इसमें सबसे पहले मेघालय का कार्बी एब्लोंग पठार और ये 3 चीजें, उत्तर कछार पहाड़ी, गारो खासी, जैंतिया। तो ये जो पार्ट है, इसी पार्ट में ये सारी चीजें हैं। यहीं पर आपको कार्बी एब्लोंग पठार दिखेगा, जिसके आसपास आपको गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियां दिखेंगी। यहीं पर जैसे यहाँ देखें, पिछले वाले उसमें चलें अगर हम, तो ये देखिए गारो खासी दिख रहा है ना आपको, गारो खासी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इसी पूरे के पूरे पार्ट में आपको गारो खासी, जैंतिया, शिलोंग, सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। दूसरी बात, ये जो इलाका है दैट इज कॉल्ड द दक्कन ट्रैप। ये इलाका आपका दक्कन ट्रैप कहलाएगा। और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे वेस्टर्न घाट का नाम देंगे, और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे ईस्टर्न घाट का नाम देंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का नाम देंगे। तो ये मैप में आपको याद रखना है, इस प्रकार से ये चीज़ें बनेंगी। देखिए इनको हम डिस्कस करेंगे, बस आप मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू और बघेलखंड प्लेटू का एक रफ लोकेशन याद रखिए। यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार इस साइड आपको मिलेगा, और कार्बी एब्लोंग, गारो खासी, जैंतिया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वर्गीकरण हो गया, ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया प्रायद्वीपीय पठार का, कि प्रायद्वीपीय पठार में हमें इतना याद रहे कि इतनी चीज़ों को हमें स्टडी करना है, इतने पार्ट को हमें पेनिनसुलर प्लेटू में स्टडी करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं मध्य उच्च भूमि के बारे में। हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू। 2 मिनट यहाँ पर देखते जाइए साथ में। ये नदी कौन सी है? ये जो नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है? ये नर्मदा नदी है। तो पहला पार्ट हमें इसके बारे में ये पता पड़ा कि जो सेंट्रल हाईलैंड का इलाका है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है, वो नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में स्थित है। ये पहला स्टेटमेंट हमें पता पड़ा, ठीक है। तो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। दूसरा, विंध्य पर्वत श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर में उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है। द विंध्याचल रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अगेन इसको देखते हैं अपन। देखो, तो नर्मदा नदी तो डिस्कस कर ली, ये हो गया विंध्य और ये हो गई अरावली। तो हमें ये पता पड़ा कि ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड है। ये पूरा इलाका क्या है? तो ये पूरा इलाका सेंट्रल हाईलैंड है। 1 मिनट, सॉरी गलत बन गया। ये पूरा इलाका क्या है? तो ये पूरा इलाका आपका सेंट्रल हाईलैंड का इलाका है। तो यहाँ पर ये विंध्य पर्वत हो गया, यहाँ पर ये अरावली पर्वत हो गया। तो ये उसकी बाउंड्री बना रहे हैं और विंध्य पर्वत के नीचे फिर आपको नर्मदा नदी दिखाई देगी। क्लियर? चलिए और देख लेते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। ठीक है,
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दिखाती हैं, thus indicate the slope of this area। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय। तो ये बात इस मैप में क्लियरली हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये पश्चिम में यहाँ पर आपको चौड़ाई ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, जैसे हम पूर्व में जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। इस पठार की पूर्व विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नॉन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इसके और पूर्वी विस्तार को छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। अब इन सारी चीजों को हम ध्यान से समझते हैं, एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर एक पहाड़ी बना रहे हैं और इस पहाड़ी का नाम है अरावली। ठीक है, अरावली। यहां पर मैंने एक और पहाड़ बना दिया और इसका नाम है विंध्याचल। विंध्याचल, ठीक, विंध्याचल इसका नाम हो गया। अब यहां पर आपका मालवा प्लेटू है, इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ये मालवा प्लेटू है। यहां पर आपको बुंदेलखंड पठार देखने मिलेगा, बुंदेलखंड प्लाट, और यहां पर आपको रफली बना रहा हूं मैं, यहां पर आपको बघेलखंड पठार देखने मिलेगा। यहां पर आपको बघेलखंड पठार देखने के लिए मिलेगा। तो ये मालवा प्लेटू हो गया, ये बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, ये बघेलखंड का प्लेटू हो गया। यहां आपको आगे जाने पर छोटा नागपुर का पठार दिखेगा, छोटा नागपुर प्लेटू आपको दिखेगा। यहां पर एक नदी है, यहां पर एक नदी है और उस नदी का नाम क्या है, नर्मदा। यहां पर आपको नर्मदा नदी देखने के लिए मिलेगी। बस इतना है भैया हमारा मध्य उच्च भूमि, इतने है हमारा सेंट्रल हाईलैंड। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है समझिएगा। देखिए, विंध्य पर्वत के साइड से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और ये नदियां यहां से बहती हुई इस ओर जाती हैं। ठीक है, ये नदियां इस प्रकार से बहती हैं, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बहती हैं। ये जो नदियां हैं विंध्य पर्वत के पास से निकलकर इस प्रकार से फ्लो करती हैं या फिर अलग अलग पठारों से निकलती हैं, जिसमें आप जानते हैं चंबल नदी बहुत फेमस है, केन नदी बहुत फेमस है, बेतवा नदी बहुत फेमस है, सोन नदी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो बहुत सारी नदियां हैं जो इस प्रकार से बहती हैं। अब इसी चीज को अगर हम डायरेक्शन वाइज समझें तो आप देखें, इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि ये आपका दिशा हो गई, तो ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अच्छा, नदी कैसे बह रही है, तो नदी कुछ इस प्रकार बह रही है, बह रही है कि नहीं, देखिए इसको यहाँ पर लगा दीजिए, नदी इस प्रकार बह रही है। तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो है ये साउथ वेस्ट से, मतलब कि दक्षिण पश्चिम से किस ओर बह रही है, सर ये नॉर्थ ईस्ट बह रही है, ये उत्तर पूर्व बह रही है, उत्तर पूर्व बह रही है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने यहां पर पानी गिराया और पानी अगर ऐसे बह रहा है, मतलब पानी इस दिशा में बह रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि ये जो जगह है, जिस जगह पर मैंने पानी गिराया है, उसका ढाल भी इसी प्रकार है, उसका स्लोप भी इसी प्रकार का है। तो दोस्त याद रखना, चूंकि हमारी मध्य उच्च भूमि में, चूंकि हमारे सेंट्रल हाईलैंड में, बहुत ध्यान से ये बात सुनना, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य उच्च भूमि है, उसमें जितनी भी नदियां हैं वो दक्षिण पश्चिम से, वेस्ट साउथ से नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर बह रही है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व की ओर बह रही है। तो आप इसे क्या बोलोगे कि सर जो हमारा मध्य उच्च भूमि का क्षेत्र है उसका ढाल भी कैसा है, उसका स्लोप भी कैसा है। तो आप आंसर करोगे कि सर इसका स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। याद रखना, बहुत ध्यान से ये बात समझना कि मध्य उच्च भूमि में, सेंट्रल हाईलैंड में जितनी भी नदियां हैं, चंबल, सोन, बेतवा, केन, ये सारी नदियां दक्षिण पश्चिम से आपको उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर जाते हुए दिखाई दे रही हैं। अब नदियां अगर इस ओर बह रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी मध्य उच्च भूमि है, जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है,
उसका ढाल, उसका स्लोप भी कैसा है, तो उसका स्लोप भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यही पॉइंट थे जो यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा। आई विश दिस पॉइंट आर प्रीटी क्लियर, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पॉइंट याद रखना कि मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में सक्रिय है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। ये मैप है, तो इस मैप में हमने सारी चीजों को समझ लिया है, सारी चीजों को हमने समझ लिया है और देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दक्कन के पठार की, अब हम बात करते हैं दक्कन प्लेटो की। याद रखना, इस चीज को मत भूलना, ये बेसिक है दोस्त, ये बेसिक है। अब हमने इस वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया, अब हमने इस वाले पार्ट को डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे दक्कन के पठार की, अब हम बात करेंगे दक्कन प्लेटो की। तो ये वाला पार्ट हमने खत्म कर लिया। अब हम दक्कन प्लेटो की बात करेंगे, अब हम दक्कन के पठार की बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं दक्कन के पठार के बारे में। दक्कन के पठार के बारे में पहला पॉइंट, दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास, तो वो हमने पहले भी देख लिया है मैप में कि एक त्रिभुजाकार आकृति है, ट्रायंगुलर लैंडमास है। दूसरा, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, विच लाइज साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है। द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, जिसे स्थानीय रूप में मेघालय कार्बी एबलोंग पठार तथा उत्तर कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। लोकली नॉन एज मेघालय कार्बी एबलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ कछार हिल्स। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम दी छोटा नागपुर प्लेटू। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंती हैं। पश्चिम से पूर्व, ये डायरेक्शन भी याद रखना है। वेस्ट से ईस्ट की ओर गारो, खासी, जयंतिया। थ्री प्रोमिनेंट हिल्स रेंजेस फ्रॉम दी वेस्ट टू ईस्ट आर दी गारो, खासी एंड जयंती। अब बहुत ध्यान से एक एक पार्ट को समझना, बहुत ध्यान से दोस्त एक एक पार्ट को समझना। हमने क्या डिस्कस किया था कि सर यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है अरावली, ठीक है सर, ये भी हो गया। यहाँ पर हम डिस्कस किए कि सर एक श्रृंखला है विंध्यन रेंज, ये भी हो गया। सर यहाँ पर एक प्लेटू है जिसे हम छोटा नागपुर प्लेटू कहते हैं। ये चीज़ें किस में आ गई थी? ये सारी चीज़ें हमने मध्य उच्च भूमि में डिस्कस कर ली। इतना इलाका हमने किस में डिस्कस कर लिया? सेंट्रल हाईलैंड में डिस्कस कर लिया, मध्य उच्च भूमि में डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एक नदी है, यहाँ पर एक नदी है और उस महान नदी का नाम क्या है? नर्मदा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, कह सकते हैं गुजरात की भी जीवन रेखा, ओके, लाइफलाइन। अब इसके बाद यहाँ क्या देखने मिलता है आपको कि इसके बाद यहाँ एक और पहाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी और इस पहाड़ी का नाम है सतपुड़ा, जिसमें आपकी कैमूर, मैकाल रेंज वगैरह आते हैं। तो यहाँ आपको सतपुड़ा रेंज देखने के लिए मिलेगी, सतपुड़ा रेंज देखने के लिए मिलेगी। यहाँ आपको एक और श्रृंखला देखने के लिए मिलेगी जिसे आप वेस्टर्न घाट का नाम देते हो, जिसे आप पश्चिमी घाट का नाम दोगे। यहाँ आपको इस प्रकार की एक विखंडित श्रृंखला देखने के लिए मिलेगी जिसे आप ईस्टर्न घाट का नाम दोगे, जिसे आप किसका नाम दोगे? पूर्वी घाट का नाम दोगे। अब छोटा नागपुर के बाद यहाँ पर आपको एक श्रृंखला देखने के लिए मिलेगी जिसे कार्बी एबलोंग का पठार कहा जाएगा। और कार्बी एबलोंग के पठार के अलावा यहीं पर तीन आपको गारो, फिर खासी और फिर जयंतिया, यही इनका डायरेक्शन है, याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर, यही इनका डायरेक्शन है। गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो पूरा हिस्सा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा, ये तो सेंट्रल हाईलैंड था, लेकिन ये जो पार्ट यहाँ आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा किस में आएगा? दक्कन के पठार में आएगा, डेक्कन
प्लेटू में आएगा, ये पूरा इलाका किस में आएगा, दक्कन के पठार में आएगा, दक्कन के पठार में आएगा, दक्कन के डेक्कन प्लेटू में आएगा। अब कुछ बेसिक बातें हमें और समझना है। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा था दोस्त, तो यहाँ हमने देखा था कि जो सेंट्रल हाईलैंड है इसका ढाल, इसका स्लोप कैसा है, तो हम डिस्कस किए थे कि इसका स्लोप साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से किस ओर है, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर है, उत्तर पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर भी सर क्वेश्चन बनता है कि आखिर जो दक्कन का पठार है उसका ढाल कैसा है, उसका स्लोप कैसा है, उसका ढाल कैसा है, उसका स्लोप कैसा है। तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहां पर अब कुछ अपवाद हैं। अब यहां पर नर्मदा और ताप्ती का आप अब बात नहीं देंगे। नर्मदा और ताप्ती चूंकि रिफ्ट वैलीज में बहती हैं, भ्रंश घाटियों में बहती हैं, तो उनका डायरेक्शन अलग है। बाकी यहां पर आप दूसरी नदियां देखें, जैसे यहां पर आपको गोदावरी नदी देखने के लिए मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको कृष्णा नदी देखने के लिए मिलेगी, फिर आपको कावेरी नदी देखने के लिए मिलेगी, इस इलाके में आपको महानदी देखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी नदियाँ अगर आप देखें, ये पूरे की पूरी नदियाँ अगर आप देखें तो किस ओर जा रही हैं, तो आपको ये सारी की सारी नदियाँ वेस्ट टू ईस्ट जाते हुए दिखेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए दिखेंगी। जहां पर जाते हुए दिखेंगी, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर, वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर जाते हुए आपको ये सारी नदियां दिखेंगी। अब यहां पर भी हमने नदियों के हिसाब से ही ये पता किया था कि इसका ढाल क्या है सेंट्रल हाईलैंड का। तो यहां पर भी डेक्कन प्लेटू में भी हमें ये पता पड़ जाएगा, चूंकि यहां पर नदियां वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही हैं, तो इसका सामान्य ढाल कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, वेस्ट से ईस्ट की ओर है। ये बात हमें यहां पर याद रखनी है। तो ढाल भी क्लियर हो गया, स्लोप भी क्लियर हो गया कि वेस्ट का साइड ऊपर है, ईस्ट का साइड नीचे है, वेस्टर्न साइड का हाइट भी ज्यादा है और ईस्टर्न साइड का हाइट कम है। ये बात भी हमें यहां पर क्लियर हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन और थी कि छोटा नागपुर और ये जो गारो खासी जयंतिया या कार्बी एबलोंग या कछार हिल्स का एरिया है, ये एक भ्रंश के द्वारा अलग हुआ है। ये किसके द्वारा अलग हुआ है, तो ये एक भ्रंश के द्वारा अलग हुआ है, ये एक फॉल्ट के द्वारा अलग हुआ है। किसके द्वारा अलग हुआ है, फॉल्ट के द्वारा अलग हुआ है। तो सर ये फॉल्ट का मतलब क्या है, देखो फॉल्ट का मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि पहले ये भाग एक साथ जुड़ा हुआ था, छोटा नागपुर और गारो खासी जयंतिया वाला ये जो पार्ट है ये पहले एक साथ ज्वाइंट था। फिर क्या हुआ कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, पहले हम देखे हुए हैं, ये पूरी कहानी हम समझ चुके हैं कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दरार आ गई, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दरार आ गई और इसी दरार में पूरा का पूरा बांग्लादेश है। इसी पूरे के पूरे फॉल्ट में पूरा का पूरा बांग्लादेश फंसा हुआ है। ऊपर से नदियां आई, उन नदियों ने अपने अवसादों से, उन नदियों ने अपने सेडिमेंट से यहाँ पर मिट्टी डाल दी और यहाँ पर बांग्लादेश वगैरह उत्तर का विशाल मैदान ग्रेट नदर्न प्लेन यहाँ पर बना दिया। तो ये जो भ्रंश यहाँ पर पड़ा, ये जो दरार यहाँ पर पड़ी, तो उस दरार की वजह से ये जो सेंट्रल हाईलैंड का इलाका है जिसमें छोटा नागपुर का पठार आता है, तो छोटा नागपुर का पठार और शिलोंग का पठार या कार्बी एबलोंग का पठार ये दोनों अलग हो गए, तो जुदा हो गए। तो ये आप मान के चलिए DDLJ के अमरीश पुरी वाला काम यहाँ पर हो चुका है कि भैया ये भ्रंश ने क्या किया, काजोल और शाहरुख को अलग अलग कर दिया। हालांकि DDLJ में तो दोनों साथ में मिल जाते हैं, पर यहाँ पर इनके मिलने का जो चांसेस वो बहुत ज़्यादा कम है। तो एक हमारी अधूरी कहानी यहाँ पर बन जाएगी। शुरुआत DDLJ से होगी पर अंत होते होते हमारी अधूरी कहानी यहाँ पर बन जाएगा। ये पॉइंट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगली कहानी डिस्कस करते हैं। आई विश दिस इज प्रीटी क्लियर। ये पूरी लाइन सब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक, एक मिनट दीजिएगा। अब ये मैप में देख लेंगे। मैप में देखिए वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, सतपुड़ा हिल्स, ये गोदावरी कृष्णा कावेरी, गोदावरी कृष्णा माफ करें, गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये नर्मदा ताप्ती गारो खासी जयंतिया, ये पूरा पार्ट है। अब दक्कन ट्रैप के बारे में बात कर लेते हैं कि दक्कन ट्रैप क्या है। तो इसमें देखना है कि प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द
ब्लैक सॉइल, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नॉन एज द दक्कन ट्रैप, ऑल्सो नॉन एज द डेक्कन ट्रैप। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शेल आग्नेय हैं। दिस इज ऑफ द वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपर्दन हुआ। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव रिन्यूड ओवर द टाइम, जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ। आइए यहां पर देख लेते हैं चीजों को। ये देखिए, ये जो इलाका आपको यहाँ दिख रहा है, जिसमें राजस्थान का बहुत बड़ा इलाका कवर हो रहा है, मध्य प्रदेश का मालवा वाला रीजन कवर हो रहा है, गुजरात का इलाका कवर हो रहा है, तो इसी इलाके को दक्कन ट्रैप कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो पूरा का पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ये ज्वालामुखी गतिविधियों से बना, ज्वालामुखी गतिविधियों से बना, ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से मिला। और वॉल्केनिक एक्टिविटी में एक लावा निकलता है जिसे बेसाल्टिक लावा कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्षेत्र में बेसाल्टिक लावा निकला, दूसरी जगह पर अलग अलग प्रकार का लावा निकला। तो बेसाल्टिक लावा के जमने से यहाँ पर चट्टान बनेगी, यहाँ पर रॉक बनेगी। अच्छा, चूंकि लावा से चट्टान बन रही है तो कौन सी चट्टान होगी, तो आप आंसर करेंगे सर आग्नेय चट्टान होगी, इग्नियस रॉक होगी, इग्नियस रॉक होगी, राइट। आगे जाकर के इस आग्नेय चट्टान में अपर्दन हुआ, इस आग्नेय चट्टान का क्या हुआ, इरोजन हुआ, और इरोजन होने से ये चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को, जिसको हम अवसाद बोल देते हैं, उसी से किसका निर्माण हुआ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार में, पेनिनसुलर प्लेटू में, ये जो काली मिट्टी वाला इलाका है, ब्लैक सॉइल वाला इलाका है, तो इसी ब्लैक सॉइल वाले इलाके को दक्कन ट्रैप का नाम दिया जाता है। तो ये भी दक्कन के पठार का एक हिस्सा है, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो ये आप याद रखेंगे कि दक्कन के पठार में ये जो काली मिट्टी वाला इलाका है, ये जो ब्लैक सॉइल वाला इलाका है, इसको हम दक्कन ट्रैप कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। दैट इज समथिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो आई विश ये पर्टिकुलरली क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये सारे पार्ट ही आप याद रखिएगा। ये पार्ट यहां पर आप याद रखिएगा, ठीक, एक बार देख लीजिए इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले पार्ट को। अब दक्षिणी पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित हैं। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। तो अभी हम डिस्कस किए थे कि दक्कन के पठार में यहां पर आपको एक पहाड़ देखने के लिए मिल रहा है, पर्वत श्रृंखला या फिर माउंटेन रेंज आपको देखने के लिए मिल रही है, जिसे हम वेस्टर्न घाट का नाम दे रहे हैं, जिसे हम पश्चिमी घाट का नाम दे रहे हैं। और यहाँ पर भी आपको एक श्रृंखला देखने के लिए मिल रही है, जिसे हम ईस्टर्न घाट का नाम दे रहे हैं, जिसे हम पूर्वी घाट का नाम दे रहे हैं। तो अब हम दक्कन के पठार के आखिरी हिस्से को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। 4 पार्ट अब तक हमने कवर कर लिए। एक हमने कवर कर लिया शिलोंग का पठार, जिसे कार्बी एबलोंग पठार भी कहा जाता है। गारो खासी जयंतिया को हमने देख लिया। हमने नॉर्थ कछार हिल्स या उत्तर कछार पहाड़ियों को देख लिया। दक्कन ट्रैप को देख लिया। अब हमें 5वें और 6वें हिस्से की चर्चा करनी है, 5th और 6th पार्ट की चर्चा करनी है, विच इज रिस्पेक्टिवली कौन कौन से पार्ट हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की हमको बात करनी है। आइए समझते हैं। तो दक्कन के पठार की ये 2 हिस्से आपको देखने के लिए यहां मिल रहे हैं। एक इलाका पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है, और दूसरा इलाका पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट का इलाका है। ओके, आइए समझ लेते हैं। इस मैप में सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो हमारे भारत का प्यारा मैप, अब इस मैप में यहां पर आपको एक पूरी की पूरी श्रृंखला देखने के लिए मिलेगी, जो गुजरात तक जाती है, बाद में इसका एक्सटेंशन अरावली होकर के दिल्ली तक चला जाता है। तो ये जो पहाड़ आपको देखने के लिए मिल रहा है, कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज जो यहां आपको देखने के लिए मिल रही है, इसी पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है पश्चिमी घाट, इसी को कहा जाता है वेस्टर्न घाट।
अब इसके फीचर क्या क्या है, अच्छा एक और देख लीजिए। और यहां पर देखिए आपको असतत श्रृंखला देखने के लिए मिल रही है, यहां पर आपको फ्रेगमेंटेड माउंटेन रेंज देखने के लिए मिल रही है। तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट कहा जाता है, इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट हो गया जो सतत है, और यहां आपको ईस्टर्न घाट देखने के लिए मिल रहा है, पूर्वी घाट देखने के लिए मिल रहा है। अब ये भी हम डिस्कस करेंगे कि सर क्या कारण है कि ये फ्रेगमेंटेड है बहुत ज्यादा, ये असतत है, ये डिसकंटिन्यू है या इर्रेगुलर है, और ये आपको सतत या बहुत नियमित या बहुत ज्यादा रेगुलर देखने के लिए मिल रहा है। तो पहले हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट की, फिर हम चर्चा करेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में। तो वेस्टर्न घाट की कुछ विशेषताएं, पहला भाग पश्चिमी तट के समानांतर है। तो ये पार्ट आप भी देख पा रहे हैं कि ये हमारा पश्चिमी तट है और ये हमारा पूर्वी तट है, अभी आगे हम पढ़ने भी वाले हैं। ये हमारा कौन सा तट है, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है। यहाँ पर हमें मालाबार और कोंकण देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ हमें उत्तरी सरकार और कोरोमंडल देखने के लिए मिलता है। क्लियर। तो ये पश्चिमी तट के समानांतर है, तो आप देख सकते हैं ये पश्चिमी तट और ये इसके समानांतर हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यह सतत है, इट इज कंटिन्यूअस। तो ये आप देख लो, ये कटा हुआ नहीं है, इसकी ऊंचाई ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी और ये बहुत सतत है, इसमें कटाव नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूअस, ये बहुत ज्यादा सतत है। फिर इसकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। इसकी जो हाइट है वो 900 टू 600 मीटर है। अब आपको याद होगा अभी 2 मिनट पहले हमने देखा कि किस तरह से पश्चिमी घाट से नदियां निकल के पूर्वी घाट की ओर जाती हैं, तो ये चीज भी हमें बता रही कि कुछ इस प्रकार की कहानी है। तो जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, उसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, बट नेचुरल सी बात है, और जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, उसकी ऊंचाई कम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इसकी ऊंचाई 900 से 600 मीटर तक आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट, अभी हमने डिस्कस कर लिया, और वो हमें नदियों की दिशा बता देती है, वो हमें जो हमारी रिवर्स हैं उनकी डायरेक्शन ये बात बता देती है। फिर पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब ये याद रखिएगा, ठीक है, कि यहां पर जब आप होंगे तो यहां पर आपको ऊंचाई कम मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की ओर जाते जाएंगे, इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। और आप देख लीजिए इसका अनुमान, इसको आप कैसे याद रखिएगा कि यहां पर ही आपको जो हमारे वेस्टर्न घाट का दक्षिणी इलाका है, पश्चिमी घाट का जो दक्षिण वाला इलाका, तो यहीं पर आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि यहीं आपको ऊंचे ऊंचे शिखर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि यहीं आपको दोदा बेटा देखने के लिए मिलेगा, यहीं आपको अनाईमुडी देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं दोदा बेटा और अनाईमुडी, जो कि दक्षिण भारत के बहुत ऊंचे शिखर पाए जाते हैं, तो वो भी आपको इसी इलाके में देखने के लिए मिलेंगे। अब सर एक पॉइंट और बचा कि यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है, यहाँ पर माउंटेन रेनफॉल होता है। तो आइए इस बिंदु को हम और समझते हैं। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जो इलाका है, ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ इलाका है, और जो मानसून आता है तो इस प्रकार से हमारा मानसून आता है, या साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ पर आता है। तो जब मानसून इस तरह से आगे बढ़ता है तो पश्चिमी घाट उसको रोक लेता है, पश्चिमी घाट उसको यहाँ पर रोक लेता है। और इस मानसून की वजह से, चूंकि पर्वत यहाँ पर एक अवरोध के रूप में आ गया, पश्चिमी घाट ने यहाँ पर मानसून के अवरोध का काम किया, जो वेस्टर्न घाट है उसने मानसून के लिए एक बैरियर का काम किया, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में आपको रेनफॉल देखने के लिए मिलेगा, और जो पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी इलाका है, तो वहां आपको रेन शैडो रीजन देखने के लिए मिलेगा, यहां आपको वृष्टि छाया क्षेत्र देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर कौन सी वर्षा होती है, तो जो पश्चिमी घाट का इलाका है, यहां पर कौन सी वर्षा होती है, तो यहां पर पर्वतीय वर्षा होती है, यहां पर माउंटेन रेनफॉल होता है। कि पश्चिमी घाट मानसून
के लिए अवरोधक का काम करता है, बैरियर का काम करता है और सारी रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है। और दूसरे हिस्से में मतलब पूर्वी हिस्से में रेन शेडो रीजन या वृष्टि छाया क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? चलिए, तो ये हमारा दोस्त पूरी की पूरी कहानी थी पश्चिमी घाट के बारे में। ये हमारी पूरी स्टोरी थी पश्चिमी घाट के बारे में। ध्यान से आप चीज़ों को देख लीजिए। दोडा बेटा पहले आता है, उसके बाद अनाईमुडी आता है। अनाईमुडी बहुत ऊंचा शिखर है, दोडा बेटा से ज़्यादा इसकी हाइट है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे पूरे के पूरे पश्चिमी घाट के बारे में। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं पूर्वी घाट, जहां पर पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है। पश्चिमी घाट एक सतत पहाड़ी है, पश्चिमी घाट एक रेगुलर आपको माउंटेन रेंज देखने के लिए मिलेगा। वहीं पर जो पूर्वी घाट है, वहीं पर जो हमारा ईस्टर्न घाट है, वो बहुत ज़्यादा असतत है, वो बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा असतत आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। तो पूर्वी घाट के बारे में पहला पॉइंट कि इसकी औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट कितनी है, तो 600 मीटर है। तो यहां पर यह बात क्लियरली आप कंपेयर कर सकते हैं कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर थी, 900 से 1600 मीटर तक थी, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई, जबकि ईस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है, तो 600 मीटर है। कितनी है? 600 मीटर है। तो ये पॉइंट हमें यहां पर पता पड़ गया। तो इसी से यह पता पड़ गया कि पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है और पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, इसका विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। यहां पर महानदी की घाटी आती है, महानदी का वैली आता है और यहां आपका नीलगिरी आता है। नीलगिरी वही श्रृंखला है जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को ज्वाइन करवाता है, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। तो नीलगिरी क्या करता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ता है। तो यहां आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? यहां आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहां आपको देखने के लिए मिल रहा है महानदी घाटी और यहां आपको नीलगिरी घाटी देखने के लिए मिल रही है। तीसरा पॉइंट, यह अनियमित है, यह बहुत ज्यादा इर्रेगुलर है। ये कैसा है? ये बहुत ज्यादा अनियमित है, ये बहुत ज्यादा इर्रेगुलर है। तो सवाल ये आता है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा अनियमित क्यों है, आखिरकार ये इतना ज्यादा इर्रेगुलर क्यों है? तो दोस्त होता यह है कि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे यहाँ पर आपको महानदी देखने के लिए मिलेगी, यहाँ आपको गोदावरी, यहाँ कृष्णा, फिर कावेरी और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट से नदियाँ निकल करके बंगाल की खाड़ी की ओर आती हैं। वेस्टर्न घाट से जो रिवर्स हैं वो निकल करके बे ऑफ बंगाल की ओर आती हैं। और जब ये नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर आती हैं तो इन्होंने बड़ी मात्रा में यहाँ पर अपरदन किया है, बहुत बड़े अमाउंट में इन्होंने यहाँ पर इरोजन किया है। और उस अपरदन की वजह से ये पहाड़ भी पहले सतत हुआ करता था। ये जो पूरा का पूरा आपकी पहाड़ी है ये पहले सतत हुआ करती थी, ये रेगुलर हुआ करती थी। लेकिन नदियों ने क्या कर दिया? इसका अपरदन कर दिया, रिवर्स ने इसको इरोड कर दिया, जिस कारण से ये अनियमित हो गई, जिस कारण से ये क्या हो गई? बहुत ज्यादा इर्रेगुलर आपको दिखाई देती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो पूर्वी घाट है वो बहुत ज्यादा इर्रेगुलर है, वो बहुत ज्यादा असतत है। जिसका कारण क्या है? तो जिसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से बंगाल की खाड़ी की ओर आने वाली नदियां, वेस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल की ओर आने वाली रिवर्स। अब जैसे यहां हमने डिस्कस किया था कि दोदा बेटा और अनाईमुडी यहां की प्रमुख पहाड़ियां हैं, उसी प्रकार यहां की जो प्रमुख पहाड़ी है वो महेंद्रगिरी है, 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके अलावा जावेरी पहाड़ी और शेबराय पहाड़ियां भी यहाँ की दो प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो दोस्त इस प्रकार से पूरे के पूरे दक्कन के पठार की कहानी, या फिर मैं ये कहूं कि पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय पठार को, पेनिनसुलर प्लेटू को बड़े इत्मीनान से हमने इस लेक्चर में समझा। उसके दोनों भाग, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू को हमने डिस्कस किया। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर हमने मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू की बात की। वहीं पर जब दक्कन प्लेटू की हमने बात की, दक्कन के पठार की बात की, तो उसमें कार्बी एवलॉन्ग, कछार हिल्स, गारो खासी जयंतिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट
और दक्कन ट्रैप की हमने चर्चा कर ली। तो ये बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, ये पूरे के पूरे मैप को आप ध्यान से देख लीजिए। और दोस्त मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एनसीईआरटी की किताब है वो आपके लिए बेहतर तरीके से समराइज करके मैं पेश कर सकूँ। और कई लोगों ने कॉल लगा के दोस्त मुझे पूछा है कि सर क्या मुझे इसके नोट्स बनाने चाहिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नोट्स ही हैं और वही तो मैं आपकी मदद करना चाह रहा हूँ, नहीं तो फिर मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊँगा। मेरा बस उद्देश्य एक है, आप याद रखिएगा, मुझे समय दीजिए, विद इन एन ईयर में आपको जो पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक्स हैं, और भी जल्दी मैं कोशिश करूँगा सभी एनसीईआरटी किताबों के नोट्स और वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो बहुत से लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं एनसीईआरटी, वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर दूसरे कामों में लगे हुए हैं, आप बस वीडियो देख लीजिए, पीडीएफ आप @शुभम गुप्ता पीडीएफ पर डाउनलोड कर लीजिए, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। तो बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपकी हेल्प हो सके और इसका बेनिफिट आप लीजिए। अगर आप नोट्स बनाएंगे तो फिर आपका समय बहुत लग जाएगा, तो नोट्स इसके ना बनाएं, पीडीएफ से आप लगातार पढ़ते जाइए और रिवीजन करते जाइए। क्लियर, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिए सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान से चीज़ों को लिखते जाइए। अब मुझे बताइए कि जितने लोग यहाँ पर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अब अगर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में कभी कुछ लिखने के लिए आ गया तो हमारे पास बिंदु है, हमारे पास सोचिए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अब आपसे 200 वर्ड लिखने को बोल दिया जाए तो आप पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में 200 वर्ड लिख सकते हैं। ऑल्दो क्वालिटी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, पर आप लिख सकते हैं। अब आपके पास कंटेंट है, इस कंटेंट को हमें आगे जाके डेवलप करना है। अच्छा, एक चीज़ आप बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो मैं आपको बता दूं आखिरी में, कि देखिए हमने ये डिस्कस किया कि सर इसके दो भाग हैं, ऊपर वाला इलाका सेंट्रल हाईलैंड का इलाका है, नीचे वाला डेक्कन प्लेटू का इलाका है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल हाईलैंड, अब ये है तो दोनों प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, है तो दोनों पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा। जो सेंट्रल हाईलैंड है उसका ढाल इस प्रकार है, मतलब उसका ढाल आपको साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट देखने के लिए मिलेगा, जबकि जो दक्कन का पठार है उसका ढाल वेस्ट से ईस्ट की ओर है। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्त कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, पेनिनसुलर प्लेटू है, उसमें दो प्रकार के स्लोप हैं, उसमें दो प्रकार के ढाल हैं। जो उत्तरी भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, जो उत्तरी भाग है, नदर्न इलाका है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड कह रहे हैं, उस इलाके का ढाल साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर है। लेकिन जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है उसका वेस्ट से ईस्ट की ओर का पूरा इलाका है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। दीज आर सम वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? इसी के साथ ये चैप्टर हम खत्म करते हैं। ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख ली हैं, तो लैंग्वेज के फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो दोस्त इसी के साथ हम लेक्चर खत्म करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एमपीपीएससी एंड व्यापम पर मैं मेंस के लिए कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, जिसमें एथिक्स का कोर्स शामिल है, हिंदी का कोर्स शामिल है। हिंदी की क्लासेस 1 जून से स्टार्ट हो चुकी हैं, दोपहर में 12 बजे हम वो क्लास पढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसलिए कीजिए क्योंकि वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा समराइज और टू द पॉइंट वो कोर्स मैंने बनाया है। सारे नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा और सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बहुत बेहतर मिलेंगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस। सो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें, एमपीपीएससी एंड व्यापम के गोल को सिलेक्ट करें। याद रखें दोस्त कि 1 साल की फीस 7,000 रुपये है, 2 साल की फीस 8400 रुपये है। लेकिन दोस्त आप मेरा कोड SG Live अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उस पर 10% का इमीडिएट डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखें कि 1 साल का कोर्स 6300 में है, लेकिन 2 साल का कोर्स अभी स्पेशल ऑफर पर है सिर्फ 7560 रुपये का। तो बेटर है कि 1260 रुपये आपको और ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको 2 ईयर का प्लान ये देखने को यहाँ पर मिल जाए।